हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या। हम मिल रहे हैं पीसीएमबी चैनल के थ्रू। कोर्स का नाम 50 डेज बुलेट ट्रेन कोर्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये पॉलन ग्रेन्स के बारे में टॉपिक है। ये चैप्टर क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 पॉलन ग्रेन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी टर्म है वो टर्म क्या है बेटा? पैलिनोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय द पैलिनोलॉजी? चलिए बेटा समझते हैं आज 12th क्लास के सभी बेसिक एनसीईआरटी की लाइनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग हमारे 12th क्लास में क्या क्या लिखा हुआ है उसकी एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट जो नहीं है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिटेल्ड वीडियो के लिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल की जानकारी के लिए, आपको पूरे पॉलन ग्रेन के बारे में सब कुछ पता होने के लिए हम उसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो आप पूरी जानकारी देखें। फिलहाल अभी आप जो देखेंगे वो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड डिस्क्रिप्शन। क्या है टॉपिक? मैंने आपको बताया पैलिनोलॉजी। टॉपिक क्या है बेटा आपका? पैलिनोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय द पैलिनोलॉजी? पैलिनोलॉजी क्या होता है बेटा? ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है बेटा। तो कई बच्चे होते हैं बेटा वो कहते हैं पॉलिनोलॉजी करके तो कोई टॉपिक ही नहीं है। बेटा बेवकूफ बच्चों, पैलिनोलॉजी करके टॉपिक क्यों नहीं है? पूरा डिस्क्रिप्शन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बात अलग है। आपको नहीं पता है कि ये जो पॉलन ग्रेन की स्टडी होती है इसको पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर होंगी? क्योंकि मैं देख रहा था एक दो बच्चे थे वो ये कह रहे भैया ऑस्ट्रोलॉजी क्या होता है, मायोलॉजी क्या होता है। भाई बोन्स की स्टडी को बोलते हैं। बोन सिलेबस में नहीं है क्या? मसल सिलेबस में नहीं है क्या? तो वही चीज तो मैंने टर्म्स के हिसाब से बताया। टर्म इसलिए बताई जाती है ताकि आप थोड़ा सा उसे अच्छे से इवेल्युएट करके चीजों को समझ पाए। ठीक है बेटा। तो पैलिनोलॉजी क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है बेटा पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग बात करेंगे हम, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है पॉलन ग्रेन कहां बनते हैं। अगर मैं पॉलन ग्रेन के बारे में बात करूं कि पॉलन ग्रेन कहां बनते हैं, तो आप सबको पता है बेटा ये हमारा क्या है बच्चे? हाँ, एंथर। बिल्कुल सही। मैंने एंथर को ऐसे काटा, आधा आधा मैंने ये पहले और दूसरे दो लोब में मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया। ये जो लोब होता है, ये जो लोब होता है, इस लोब के अंदर क्या पाया जाएगा आपके? ये गोल गोल क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। समझे? क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाई जाती है? ये होती है बेटा पॉलन ग्रेन को बनाने वाली सेल, जिसका नाम क्या होता है? पॉलन मदर सेल। क्या नाम होता है बेटा? पॉलन मदर सेल। और यही पॉलन मदर सेल आगे चल के क्या बनाते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन्स। यानी ये जो मदर सेल्स है यही आगे चल के डिवाइड हो जाएंगी और डिवाइड होके ये क्या बना देंगी बेटा? ये बना देंगी पॉलन ग्रेन्स। चीजें क्लियर है बेटा? कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? तो ये आपके ये पॉलन ग्रेन्स क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मैं इसमें आगे आपको बताऊं बेटा, तो हम पॉलन ग्रेन्स को अब जरा समझें तो होता, क्योंकि देखो एंथर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एंथर की वीडियो तो बाद में चलेगी, जिसमें हम एंथर के लेयर्स और इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? बस जो मुझे अभी बेसिक बात बतानी है थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने के लिए, वो ये है कि बेटा अगर मैं पॉलन ग्रेन के डायग्राम को देखूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर मैं पॉलन ग्रेन के डायग्राम को देखूं तो ये हमारा ये पॉलन ग्रेन, ठीक है बेटा, ये हमारा ये पॉलन ग्रेन। अगर मैं इस पॉलन ग्रेन को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि बेटा इसकी एक बाहर की लेयर है। बाहर की लेयर का नाम होता है एक्साइन लेयर। अंदर की जो लेयर होती है बेटा उसका नाम क्या होता है? आपका इंटाइन लेयर। तो लेयर हो गई आपकी दो, एक बाहर की और एक अंदर की। एक्साइन लेयर जो होती है बेटा, एक्साइन लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है? एक केमिकल होता है स्पोरो पॉलेनिन। ये बेटा बहुत ही हार्ड ऐसा केमिकल है जो एक्साइन लेयर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्ट्रेंथ देता है। आप समझिए जब कभी भी हमें फॉसिल्स की स्टडी करनी होती है, हमें ये स्टडी करनी है कि क्या ये पौधा पहले कभी प्रेजेंट था, तो बेटा हम उसके पॉलन ग्रेन्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स में एक हार्ड लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बेटा? उसका नाम एक्साइन। और ये एक्साइन हमारे इन्वायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स खराब कर सकते थे, हवा, पानी, धूप, धूल, इन सब से ये पॉलन ग्रेन को बचाता है और खराब नहीं होने देता। चीजें क्लियर है बेटा?
तो ये जो आपका होता है, ये आपका ये एक्साइल लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है बाहर वाली। इंटाइन लेयर जो बनी होती है बेटा वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। और ये बेटा सॉफ्ट होती है। ये आपकी कैसी होती है बेटा? ये सॉफ्ट होती है। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी वो यहां पर ये कि हमारी दो लेयर्स हैं। चीजों को समझिएगा बेटा, दो लेयर्स हैं। एक मैंने आपको बताई बेटा आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से एक्साइन, और एक मैंने बताई आपको इंटाइन। बेटा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है इसी पैलिनोलॉजी पर डिटेल्ड वीडियो, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा ये हमारी फर्दर एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन, ठीक है ना, फुट, बैकुलेट, टैक्टम, टैक्टम, समझ रहे हो ना? ऐसे करके डिवीजन होती है। और भी ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये दो जो है ये आगे चल के फर्दरली और डिवाइड करके टोटल मिला के 5 लेयर्स बना देती है। कैसे कैसे बनती है वो हम उस डिटेल्ड वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल अभी इतनी समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये जो एक्साइन लेयर है ये आपकी आउटर लेयर है, सबको पता है ये आपकी आउटर लेयर है, और ये आपकी इनर लेयर है। आउटर लेयर और इनर लेयर। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको तो वो ये है बेटा, ये किससे बनी होती है बेटा? ये बनी होती है स्पोरोपोलिन, है ना, अभी अभी हमने बात करी। और ये किससे बनी हुई है बेटा? आपके सेलुलोज और पेक्टिन। किससे बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अंदर, तो हमें पता है ये देखो आप साफ साफ ये डिसकंटीन्यूअस लेयर है। आप देखो इसके बीच में गैप है, आप देखो ध्यान से, इसके बीच में यहां पर आपको एक गैप दिख रहा है, ये गैप, ये दिख रहा है आपको। इस गैप का क्या नाम होता है? इस गैप का नाम होता है जर्म पोर। तो इसके अंदर ये डिसकंटीन्यूअस लेयर है बेटा, है ना, ये डिसकंटीन्यूअस है। जबकि इंटाइन लेयर कैसी है बेटा? आपकी कॉन्टिन्यूअस। पॉइंट ये बेटा, ये डिसकंटीन्यूअस क्यों होती है बेटा? ये डिसकंटीन्यूअस इसलिए होती है, समझो कि ये बाहर की लेयर है बहुत हार्ड, आगे चल के इसके न्यूक्लियस को ले जाने के लिए हमें क्या बनानी है बेटा? पॉलन ट्यूब। तो अगर ये गैप होगा तभी तो इस गैप से पॉलन ट्यूब बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस गैप से पॉलन ट्यूब बेटा तभी बनेगी, समझ में आई? जब ये आपकी यहां से इस तरीके से थोड़ा ये हट जाएगी और अंदर वाली लेयर जो इंटाइन होगी वो ऐसे बढ़कर और पॉलन ट्यूब बनाएगी। तो यार ये गैप होगा तभी तो भाई तुम्हारे कमरे में गेट गेट जहां पे लगा होता है वहां पे गैप होगा तभी तो वहां से आ सकते हो या जा सकते हो। अगर वो गैप ही नहीं होगा, चारों दीवारें, आप कहां से बाहर जाओगे? दीवार में सर मारते रहोगे। ये हार्ड लेयर, इतनी हार्ड लेयर कि यहां से कहीं से बाहर ये बाहर आ ही नहीं सकती, समझ में? तो इसलिए पहले से ही गैप होता है। ऊपर वाले ने बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, उसने हर चीज ऐसे डिजाइन करके बनाई है कि सब चीज का कहीं ना कहीं रेलिवेंसी है। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर है? यानी अगर हम यहां पर देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जर्मपोर प्रेजेंट होता है और यहां पर जर्मपोर अपसेंट होता है। चीजें क्लियर है? तो आपको ये दो लेयर्स के बारे में चीजें समझ में आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? मैंने आपको बताया मेन फंडा, ये हार्ड होती है और ये आपकी सॉफ्ट लेयर होती है। चलिए यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जरा इसको अगर ध्यान से देखूं तो मैं इस पॉलन ग्रेन को अगर ध्यान से देखूं तो मुझे इस पॉलन ग्रेन को अगर देखूं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक ये बाहर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव पार्ट। क्या कहते हैं? बड़ा वाला पार्ट वेजिटेटिव पार्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं जनरेटिव पार्ट। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको जनरेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट और आपका ये जनरेटिव पार्ट, चीजें समझ में आ गई? तो वेजिटेटिव और जनरेटिव दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? आपको दिख रहा है साफ साफ, ये वेजिटेटिव हो गया, ये नीचे आपका जनरेटिव। जनरेटिव मतलब जनरेशन, जनरेशन मतलब नेक्स्ट पीढ़ी, यानी समथिंग रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन। तो अगर आपसे बोला जाए पॉलन ग्रेन का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है तो आप बोलोगे जनरेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब पोषण। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये किस लिए होता है? ये फूड स्टोरेज के लिए पोर्शन होता है, ताकि वो ज्यादा न्यूट्रिशन को अपने अंदर स्टोर कर पाए। क्योंकि यार ये पॉलन ग्रेन निकल कर पौधे से इसको कहीं और जाना है, जब ये इसको कहीं और जाना है तो होगा क्या? आपको जब ये कहीं और जाएगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसको कहीं और जाना है तो रास्ते के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन इसको कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा? वो न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड कराएगा यही वेजिटेटिव पार्ट का स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं कि बेटा हमारे दो पार्ट्स थे, अभी अभी हमने पढ़ा बेटा दो पार्ट्स थे। एक पार्ट था आपका वेजिटेटिव पार्ट, क्या नाम था बेटा आपका? वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा जो पार्ट था वो था आपका जनरेटिव पार्ट।
अभी जो हमने डायरेक्ट जो डायग्राम देखा उसमें क्लियर कट हमें दिखा बेटा कि ये आपका बिग साइज का है, यानी कि ये साइज वाइज थोड़ा सा बड़ा है और ये आपका साइज वाइज स्मॉल है। दूसरी बात जो हमें पता है बेटा कि ये आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये फूड का स्टोरेज करने का काम करता है और ये आपका हेल्प करेगा इन रिप्रोडक्शन, तभी तो नाम जनरेशन बनाने के लिए जनरेटिव है। समझ में आई बात। आमतौर पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस के वेजिटेटिव पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव पार्ट के अंदर बेटा शुरुआत में एक भी हो सकता है और शुरुआत से दो भी हो सकते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट ये है बेटा कि एट द एंड दो ही न्यूक्लियस बनेंगे। शुरुआत से दो न्यूक्लियस है तो दो ही रहेंगे, पर अगर एक न्यूक्लियस है तो ये जो एक न्यूक्लियस है ये आपका डिवाइड होके और अल्टीमेटली दो बनेगा। आपकी एनसीईआरटी भी कहता है 60% और 40%। एनसीईआरटी में देखो आप तो साफ साफ बताता है कि आपके दो न्यूक्लियस वाली स्टेज और वो बताता है एट द एंड हमारी तीन न्यूक्लियस वाली स्टेज इतने परसेंट की होती है। समझ में आई बात। अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझो ना कि यार ये हमारा मान लो पॉलन ग्रेन है, तो एक न्यूक्लियस ऐसा भी शुरुआत में स्टेज हो सकती है और बेटा ये ऐसी भी स्टेज हो सकती है कि आपका एक न्यूक्लियस और नीचे दो न्यूक्लियस, तो टोटल इसको बोलते हैं तीन न्यूक्लियस वाली स्टेज। तो तीन न्यूक्लियस है तो कोई बात नहीं है, पर अगर ये दो न्यूक्लियस वाली स्टेज है, दो न्यूक्लियस वाली, तो क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस आगे चल के क्या हो जाएगा, ये वन प्लस ये नीचे वाला वन प्लस वन, यानी कि टूट जाएगा दो पार्ट में अल्टीमेटली, और कुल मिला के तीन न्यूक्लियस ही बनने हैं। समझे, चीजें क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर दो, इसलिए इस न्यूक्लियस का नाम क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो आपके होते हैं इनका नाम क्या होता है बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये दो है तो इसलिए नाम रख देते हैं हम कि एक फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस और एक आपका सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा, चीज समझ में आई, यहां तक कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे हम बात करते हैं। देयर इज अ टर्म एनसीईआरटी में नहीं है ये नाम, ठीक है ना, एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है, और वो है बेटा कॉलपोल, ठीक है ना, कॉलपोल। कॉलपोल जो वर्ड है बेटा वो रिलेटेड है आपके जर्मपोर से, कि आपके जर्मपोर कितने हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम पॉलन ग्रेन्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। समझ में आई बात। अभी हम पैलिनोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के लेवल पर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके लिए मैंने वास्ट बहुत बड़ी वीडियो बनाकर पॉलन ग्रेन के बारे में बता रखा है, आप उसको जरा फॉलो करें, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए अगर हमारे पास नॉर्मली ये पॉलन ग्रेन है तो उसके अंदर ये एक जर्म पोर दिख रहा है आपको, ये आपको एक जर्म पोर दिख रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको बोलेंगे मोनोकॉलपोल, ठीक है बेटा, मोनोकॉलपोल। मान लीजिए अगर इसके अंदर दो जर्म पोर होते, देखिए इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मुझे इसके अंदर इस तरीके से एक जर्म पोर और एक जर्म पोर ये दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा बेटा, बाइकॉलपोल। ऐसे ही अगर तीन होंगे तो ट्राइकॉलपोल, और भी होंगे टेट्रा या फिर बहुत सारे तो मल्टीकॉलपोल। चीजें क्लियर है बेटा। तो ये वर्ड कॉलपोल समझ में आ गया बेटा क्या होता है, तो ये आपका ये कॉलपोल क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है जिसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी, है ना, पॉलन वायबिलिटी। बेसिकली उस पैराग्राफ के अंदर ड्यूरेशन को बताता है। पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, ये कहना चाह रहा है कि आपका पॉलन ग्रेन यहां से निकला। अब निकला तो क्यों निकला, क्योंकि ये फीमेल के पास जाके और फर्टिलाइजेशन कर पाए, ये फीमेल के पास जाए और जाके ये फर्टिलाइजेशन कर पाए। मेरी बात समझ में आई, यानी जायगोट बना पाए। तो बेटा ये यहां से जब यहां जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा, हो सकता है उड़ के गया और उड़ के वहां पहुंच गया, तुरंत ही पहुंच जाए, हो सकता है 1 मिनट बाद पहुंचे, हो सकता है 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल बाद पहुंचे। तो ये थोड़ी ना कि कभी भी जाएगा और तभी भी जाके फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, इसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा ना। तो ये वो ड्यूरेशन होता है वायबिलिटी पीरियड जिसमें वो वायबल होता है, जिसमें वो सक्षम होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये क्या होता है पॉलन वायबिलिटी पीरियड, ये बेटा वो ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन होता है
किसका बेटा, ऑफ किसका, ये ड्यूरेशन होता है ऑफ वायबिलिटी। यहां पे वायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये फर्टिलाइजेशन कर पाए। आपकी एनसीईआरटी क्लियर कट बोलती है, क्लियर कट, कि जो राइस है, जो वीट है, उसका वायबिलिटी पीरियड कितना होता है बेटा, 30 मिनट्स। और भी कुछ नाम है, उनके हिसाब से उसने बोला कि ये फ्यू मिनट भी हो सकता है, ये फ्यू वीक भी हो सकता है, ये कुछ महीनों तक भी जिंदा रह सकते हैं, वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज कौन सी है। गेहूं चावल जो होते हैं वो 30 मिनट तक रहते हैं। अब बेटा एक बात समझो, मुझे ऐसा लगे कि यार अमेरिका का गेहूं सबसे बेस्ट गेहूं है ना, और उसका जो पॉलन ग्रेन है वो सबसे बेस्ट है, और मान के चलो इंडिया का जो आपका ओव्यूल है, फीमेल वाला पोर्शन, वो सबसे बेस्ट है। तो एक किसान क्या चाहेगा, किसान ये चाहेगा कि बेस्ट से बेस्ट मिला दो ताकि बेस्ट पैदावार हो पाए। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि यार बेस्ट पॉलन ग्रेन जो है वो तो अमेरिका में है, बेस्ट पॉलन ग्रेन अमेरिका में। अब अमेरिका से कितनी भी तेज लेके आओगे तो सबसे फास्टेस्ट रूट जो है वो बाय फ्लाइट है, और फ्लाइट भी भाई साहब कितनी भी तेज चलेगी तो 20-21 घंटे तो लेती ही लेती है, जब बहुत तेज चलेगी तब, जो कितनी भी तेज चलेगी तो 20-21 घंटे। अब 20-21 घंटे भाई तुमने पॉलन ग्रेन निकाला और लेके आए सबसे फास्टेस्ट रूट से, तब भी तो बेटा 30 मिनट से ज्यादा लग गए, तब भी तो उसको 30 मिनट से ज्यादा लग गई, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो तब डाउन होता चला जाएगा, इंडिया आते आते तक तो नेग्लिजिबल रह जाएगा, हो सकता है खत्म ही हो जाए, खराब हो जाए। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाता है बेटा, ऐसे केस में ये किया जाता है कि देयर इज अ टर्म, क्या कहते हैं उसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, ऐसे समझिए, कोई भी चीज है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम प्रिजर्व रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, समझ में आ गया आपको। -196 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, ये होता है बेटा किसका, आपका लिक्विड नाइट्रोजन का। किसका होता है बेटा, ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन का। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है उससे ये आपका मैच करता है। चीजें क्लियर है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर ये रहता है, इस पे अगर हम किसी को भी रखते हैं तो क्या होता है, वो एक तरीके से डॉर्मेंट हो जाता है, यानी एक तरीके से मान लो उसी स्टेज में रुक जाएगा फॉर द टाइमिंग, थोड़ी देर के लिए। अब मान लो आप ऐसे मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, रियलिटी तो अलग होता है, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे मान लो आपने पॉलन ग्रेन को निकाला और निकाल के इस लिक्विड नाइट्रोजन लाने लगा, आपको 5 मिनट लग गए, तो उसके ड्यूरेशन के हिसाब से 25 मिनट बचे अभी हम, तो हमने उसको इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर रख के उसी में डॉर्मेंट हो गया, बिल्कुल वो यहाँ के बिल्कुल ऐसा मान लो सो गया उसी कंडीशन में जाके। अब जब हम उसको इंडिया में लेके आएंगे, अब जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो 5 मिनट तो पहले जी लिया, अब इंडिया के बीच का ये जो 21 घंटे था, ये 21 घंटे तो उसका जो है वो निकल गया, वो बिल्कुल सोती हुई अवस्था में। अब जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो अब वो 6 मिनट से स्टार्ट होगा, यानी अब वो 25 मिनट आगे की साइकिल निकलने के बाद करेगा। मतलब ऐसा मैंने समझाने के लिए बताया है आपको, रियलिटी तो बहुत कुछ होती है, ताकि आप याद रखो क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे हेल्प करती है। समझ में आई बात। तो वो जो इतने बीच का 20-21 घंटे का लैप्स था, उसको रोकने के लिए आपने इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया। क्लियर है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आई। तो ये एनसीईआरटी की पॉलन वायबिलिटी क्या कहती है, समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी एक और नाम बोलती है बेटा, और उसको बोलती है क्या, उसको बोलती है बेटा क्या, पॉलन एलर्जी। क्या कहती है बेटा, पॉलन एलर्जी। यार आपने देखा होगा ना कि आप किसी को फूल दो तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो जो फूल है उस फूल से हमको अच्छा सा लगता है, फील गुड फैक्टर आता है, खुशबू सी लगती है। कभी कभार हम उसी फूल को जब स्मेल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसको स्मेल करते ही हमें ऐसा लगता है यार कि नाक में जाते हो छींक मारना शुरू कर देती है। तो हमको क्या होता है बेटा, छींक आना शुरू हो जाती है। तो जैसे हम उसको करेंगे तो हमें छींक आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो छींक आने का ये जो है हमारा, ये आपका पॉलन एलर्जी कहलाता है। तो पॉलन एलर्जी क्या होता है बेटा, ये एलर्जी होती है किसके अगेंस्ट, ये एलर्जी होती है अगेंस्ट पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन के अगेंस्ट में एनर्जी होती है, मतलब एलर्जी, एनर्जी नहीं एलर्जी। आपने फूल को स्मेल आउट किया, भाई आप ऐसे समझो ना कि आपने फूल लिया और उस फूल को आपने स्मेल किया, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन ग्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएंगे। समझ में आई बात।
अब रेस्पिरेटरी ट्रैक में अब कुछ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके लिए हाईली एलर्जिक होते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है नाम पार्थेनियम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पार्थेनियम। मैं आपको बता रहा हूं पार्थेनियम का पूरा नाम क्या होता है, पार्थेनियम हिट्रोस्पोरस, हिट्रोपोरस। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये पूरा नाम है, बुक में एनसीईआरटी में केवल जो है वो पार्थेनियम लिखा है, जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं, गाजर घास है ना, एनसीईआरटी में बोलते हैं बेटा इसको गाजर घास यानी कि कैरेट ग्रास। चीजें क्लियर है, कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? तो अब क्या समस्या है उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए है क्या खेल, खेल ये है आपका कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आपके आएंगे और ये पॉलन ग्रेन्स जब अंदर जाएंगे तो ये कैसे एलर्जी करते हैं बेटा? हम लोगों ने सुना हुआ एक नाम होता है मास्ट सेल। ये क्या करेंगे बेटा? केमिकल रिलीज करते हैं हिस्टामाइंस, आईजीई नाम सुना है, इम्यूनोग्लोबिन ई, जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? एलर्जी के लिए। आईजीई क्या करवाती है? एलर्जी। प्रोसीजर में बहुत कुछ होता है, सिंपल सिंपल बात बता रहा हूं। जैसे अंदर गई मास सेल एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होते हुए उन्होंने हिस्टामाइन आईजीई को सिक्रीट किया, और आईजीई सिक्रीट होते ही क्या करेगा बेटा? बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, पावरफुल भाई आपको जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब अंदर जाते हैं तो छींक पे छींक आती है, और छींक कभी भी आराम से नहीं आती है, छींक हमेशा बहुत तेजी से आती है छी करके, तो पूरी हवा बाहर आती है, क्योंकि हमारे डायफ्राम, हमारे लंग्स एक्सपायरेशन प्रोसेस में समझा चुका हूं आपको, बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये होता है कि फोर्सफुली पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। जब फोर्सफुली पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे बेटा, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? उसी को ही हम बोलेंगे स्नीजिंग, उसी को ही क्या कहेंगे बेटा? हम स्नीजिंग। और इस तरीके से जो है वो छींक आती है। कहानी समझ में आई? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? चीजें क्लियर है आपको? तो ये पॉलन एलर्जी इस तरीके से होती है। मैंने आपको बताया बेटा अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल पे बात कर रहे हैं, सही है ना? सिर्फ एनसीईआरटी के लेवल पे बात, ठीक है ना? तो चीजों को थोड़ा समझना है बेटा, क्लियर है? एक दो वर्ड थे कॉलपुल वगैरह, वो मैंने बताया, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए पॉलन ग्रेन बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ बवाल है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं पॉलन ग्रेन के एंड द एंड और भी चीजें हैं, पर उनको क्योंकि वो बुक में नहीं है तो इसलिए ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए मैं सिंपली एक बात बताऊं, कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बात करूं। अगर मैं कैलकुलेशंस के बारे में बात करूं तो बेटा आपको समझना होगा कुछ इस तरीके से कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हमारा एंथर है, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया ना, पैलिनोलॉजी मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स की स्टडी, उसके बारे में मैंने जो बताना था वो बेसिक बात हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन पे बात करें तो बेटा ये क्या है आपका? ये है आपका एंथर। ये क्या है आपका? ये है आपका एंथर। और ये जो एंथर है अगर हम इसको देखें तो ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर जो है हमने देखा ये चार आपके जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हमने क्या सीखा? एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए दो, इसलिए वर्ड क्या यूज होगा बेटा? बाई स्पोरेंजिएट, ठीक है बेटा? फिर अगर मैं एक एंथर की बात करूं, एक एंथर की बात करूं तो एक एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम कितने? दो इस साइड, दो इस साइड, दो इस साइड, दो इस साइड, तो कितने हो गए बेटा? ये चार। चार मतलब टेट्रा, तो ये वर्ड क्या हो गया? टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? कोई कंफ्यूजन वाली बात? ठीक है। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम है ना? अगर मैं ये बोल दूं कि यार अगर मालूम है क्वेश्चन इस तरीके से बोल दूं कि मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या नाम है बेटा? एक माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर मेरे अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 100 पॉलन ग्रेन है, ध्यान से समझना कितने पॉलन ग्रेन है? 100। और मैं ये बोलूं कि एक लोब में कितने होंगे, तो एक और एक कितने हो गए? दो, यानी 100 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितने हो गए बेटा? ये 200 पॉलन ग्रेन। आगे बात समझ में? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं बोलूं एक एंथर में कितने हो गए, तो एक लोब में कितने हैं बेटा? 100। एंथर में कितने होते हैं? 4, तो ये कितने हो गए? 400 पॉलन ग्रेन। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो एक सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के टाइप नंबर 1, ठीक है बेटा?
आगे अगर मैं मान लो एक अगला क्वेश्चन बोलूं और मैं ये बोलूं कि मैं ये बोलता हूं बेटा कि मेरे पास ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 10 पॉलन मदर सेल है। क्या है बेटा? 10 पॉलन मदर सेल। समझ में आई बात? आपको पता होना चाहिए एक पॉलन मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाती है। मैंने आपको बेटा बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितने बनाती है? 4। तो हम क्या समझे, 10 पॉलन मदर सेल है तो इसके अंदर मैं अगर पॉलन ग्रेन कैलकुलेट करूं तो वो कितने हो जाएंगे बेटा? एक में है ये 10 और एक मां बनाती है 4, तो टोटल कितने हो गए? 40 पॉलन ग्रेन। अब अगर वो ये क्वेश्चन बोलता कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इन पॉलन ग्रेन के अंदर जो मदर सेल है बेटा, एक में जो हमारी ये 10 है, तो वो ये बोले कि एक लोब में कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये होता कि एक लोब में कितने बन जाएंगे, तो आप देख लो एक में आपने कितने निकाले? 40। एक में कितने निकाले आपने? 40। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितने हो जाएंगे बेटा? 80 पॉलन ग्रेन। समझ गए? और यही अगर वो बोलता कि बेटा एक एंथर में कितने हो जाएंगे, तो आपने एक में निकाल दिए कितने बेटा? आपने एक में निकाल दिया 40। कितने निकाल दिए बेटा आपने? 40। साफ साफ दिख रहा है आपको? अबे यार, एक में निकाल दिया आपने 40, ठीक है ना? तो ये हो गए आपके 40 एक में, और 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 40 इंटू 4 बराबर कितने हो गए? 160 पॉलन ग्रेन्स। तो ये हो गए आपके 160 पॉलन ग्रेन। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स करने की कोशिश करूं, और वो मैं ऐसे रिवर्स करूं मेरे बच्चे कि मेरे पास ये एंथर है, मेरे पास ये एंथर है, और इस एंथर के अंदर जो पॉलन मदर सेल है वो पूरे में है बेटा कितनी? मान लो 400। पूरे में कितनी है बेटा? मान लो 400। पूरे के अंदर पॉलन मदर सेल जो है वो कितनी है बेटा? 400। अब अगर वो ये कहे कि एक लोब में कितने पॉलन ग्रेन होंगे, एक लोब में कितने पॉलन ग्रेन, या वो ये कह दे कि भाई एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने होंगे, सही है ना? कितने पॉलन ग्रेन होंगे, तो बेटा बड़े इजीली निकाल लो। यार तुम देखो ना, पूरे के अंदर 400 हैं, पूरे में 400 हैं पॉलन मदर सेल, तो पूरे में एंथर के अंदर पूरे में पॉलन ग्रेन कितने बन जाएंगे बेटा? पूरे में पॉलन ग्रेन कितने बन जाएंगे मेरे बच्चे? 400 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 1600। कितने हो जाएंगे बेटा? 1600। अब चीजें समझ में आ गई बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? तो आपका पूरे में कितने हो गए बेटा? पूरे अंतर में ये थे आपके 400, ये हो गए आपके 1600। अब वो ये कह दे, क्या कह दे कि बेटा आपके लोब में पॉलन ग्रेन कितने हो जाएंगे, तो इसके आधे कर दो। आधे कितने हो जाएंगे बेटा? 800। भाई पूरे में 1600 है तो इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 800। पूरे में 1600 हैं। अब मैं इस 1600 को 4 जगह डिवाइड कर दूं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम तो ये आपके 4 जगह होंगे ना बेटा, तो ये कितने हो जाएंगे? 1600 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने हो जाएंगे आपके? 100 मतलब 400 पॉलन ग्रेन। तो बेटा ये जो आपके एनसीईआरटी के लेवल पर कुछ कंसेप्ट पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग है, मेरे हिसाब से आपको ये सब क्लियर हो गया है बेटा। आपको कोई भी पॉलन ग्रेन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होगा तो मेरी डिटेल्ड वीडियो देखो, उसमें मैंने एक एक बात, जैसे मैंने बताया लेयर्स के बारे में, ठीक है ना, अभी बताइए ना, सेक्साइन, नेक्साइन यानी एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन, बैक्यूलेट फुट, ये क्या होता है, ठीक है ना, ये सब बातें मैंने आपको इसमें बता रखी है। और भी बहुत सारी कॉलपोल के रिगार्डिंग, और भी हाइड्रोफिली वाले, आपके एनिमोफिली वाले यानी हवा पानी, इन सब पॉलन ग्रेन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या वेरिएशन होता है, इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है आपको। तो बेटा मैंने अभी एक जनरल व्यू आपको बताया एनसीईआरटी के स्टार्टिंग का, चैप्टर नंबर 1 का, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं हम, तब तक के लिए सायोनारा, कीप प्रैक्टिसिंग, और सिलेक्शन चाहिए, ठीक है बेटा, बाय।